हेलो बच्चों, अभिषेक स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आज आप लोग को पद्य में सुमित्रानंद पंत जी के बारे में संक्षिप्त परिचय के साथ साथ उनका पूरा परिचय और उनकी जो जो उनकी छंद है उसके विषय में जानेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसके सब संदर्भ अर्थात उसके और भी जो भी कार्य है उसको पूरा करेंगे। तो उससे पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ताकि हम लोग पढ़ाई आरंभ करें। ठीक है। और अपने स्थान पे बैठे हुए आप लोग कापी कलम के साथ साथ किताब भी रखेंगे ताकि जो चीज कहीं पे अगर इसमें मिस्टेक भी हो गया हो लिखना तो आप उस चीज को देख लें। ठीक है, तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। ठीक है। और उससे पहले फिर से मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग की क्लासेस डेली बाय डेली इसी तरह से आरंभ रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इनका पहले संक्षिप्त परिचय। हमने एक ही में आज इसलिए कर दिया कि उस टाइप से लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लग जा रहा था। ठीक है, तो समय को कम करने के लिए, कम समय में हम लोग को ज्यादा कार्य करने के लिए इसमें एक ही में फिट के थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन हम लोग की जो भी बातें थी वैसे ही होंगी, जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ाई हमारी चलती रहेगी। तो आइए हम लोग पहले उनके संक्षिप्त परिचय के बारे में जानते हैं कि कैसे हम लोग उनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद से उनकी और भी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं उनका संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद से उनकी और भी विशेषताएं हैं जो भी उनके परिचय से संबंधित यहाँ पर हमने दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो उनका अब यहाँ से अध्याय आरंभ हो जाता है। ठीक है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में उनके मतलब विशेषताओं का भी हमने गहन अध्ययन करने के बाद उसको यहाँ पर रखे हैं कि ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज को भी देख लें जो आपको आसान लगे पेपर में। मैं प्रत्येक कवि की परिचय लिखवाने का यही मेरा उद्देश्य है कि जो भी आपको आसान लगे पेपर में उनका परिचय आप दे सके ताकि किसी भी कोई भी विद्यार्थी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और भी इस बात को देखते हुए हमने इसलिए भी बता रहे हैं कि ताकि इनकी भाषा शैली या इनकी कृतियां पूछ दे या इनकी जन्म संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए तो उसमें भी आप एक नंबर उस नंबर को भी आप हासिल कर लें। इसलिए हमने क्या किया है कि गद्यांश में जिस तरह से जो 7 अध्याय रहा उनके परिचय के बारे में हमने दर्शाया, बहुत ही अच्छे से बताया। ठीक है, और उसी तरह से पद्यांश में भी मैं जो भी 13 अध्याय है उन 13 अध्याय के कवि की रचनाएं और परिचय के बारे में मैं बताता रहूंगा। इसलिए मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो शेयर करें, अपने दोस्तों को भी साझा करें ताकि उनको बतावें कि क्लास अभी भी जो विद्यार्थी नहीं कर रहा है एक बार हम लोग के चैनल से जुड़ेगा और देखेगा तो उसको पता चलेगा कि भैया यहाँ पर जो भी मटेरियल मिल रहा है वो सही भी है कि नहीं है। आप दूसरे टीचर से कंपेयर करके इस मटेरियल को देख सकते हैं कि क्या सर सही पढ़ा रहे हैं कि ऐसे ही गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, किताबों से साझा कर सकते हो, किताबों से मिला सकते हो कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं से कोई फॉल्ट है कि जो पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को मिलाना है। देखिए, कोई भी अध्यापक जो भी पढ़ा रहे हैं सब सब माइनरली पढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि सर अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, कंटेंट उनसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, या वो पढ़ा रहे हैं तो या बुक से मिलाएं। कभी कभी ये भी होता है कि ऐसे भी अध्यापक होते हैं कि जो पढ़ाते हैं वो किताब में कुछ और बताया गया है और उस आधार पे बताते ही नहीं है, तो आप उसको मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप बैठ गए पढ़ने के लिए, जो भी टीचर पढ़ाया कुछ भी पढ़ा दिया, पढ़ लिए, जाए गए पेपर में लिखोगे, फेल हो जाओगे। तो आप उस चीज को मिला लिया करो, कोई भी टीचर पढ़ाए। देखिए, ऑनलाइन पे भरोसा भी है और भरोसा भी है और नहीं भी है, दोनों चीज को देखना है। काहे से कि ऐसे भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं कि जिनको अभी कुछ आ भी नहीं रहा है और वो पढ़ाना आरंभ कर दे रहे हैं, तो उस चीज को भी आप देख सकते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। फैक्ट हम लोग को मिलना चाहिए कि भाई जो भी पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। इस चीज पे बड़ी ध्यान देना है ताकि जो आपका स्कोर हो अच्छा हो। आपको स्कोर अच्छा करने से मतलब है
और इस चीज़ को भी देखना है कि जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो हमारे बुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को भी देखना है। ठीक है? तो आइए हम लोग अपने अध्याय को आरंभ करते हैं, अपने सेशन को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं। सुमित्रानंद पंत जी के बारे में बहुत ही आप लोग सुने होंगे, उनकी रचनाओं के विषय में, उनके परिचय के विषय में जाने होंगे। अगर अब जो भी विद्यार्थी डेली बाय डेली अगर विद्यालय में कहीं पढ़ रहा होगा, अगर वो पढ़ा होगा, तो वो इनके परिचय के विषय से संबंधित उनकी विशेषताओं और यह अध्याय जो ऐसा अध्याय है, जो हमारे जीवन का भी एक दर्शक है। यानी यह भी एक दिशा दिखाता है यह अध्याय। तो मैं इस अध्याय को भी मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से एक चींटी अपने कार्यों को पूरा करती है और चंद्रलोक में प्रथम बार, ये 2 रचनाएँ उनकी हैं, ठीक है? चींटी को देखा या चंद्रलोक में प्रथम बार, इसको बहुत ही अच्छे से इनकी विशेषताओं का वर्णन करूँगा। और उससे पहले मैं आपको और भी बताऊँ कि अभी तक जो अपना पढ़ाई का सेशन अभी कंटिन्यू नहीं किए हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होगा पेपर में। तो आप अपने अभी भी जो विद्यार्थी, अभी से मैं कह रहा हूँ कि अभी भी समय है, अभी से भी जाग जाओ। एक विवेकानंद की बातें थी कि उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि मंजिल को प्राप्त न कर लो। तो वैसे ही आप उस मंजिल तक तभी पहुंच पाएंगे जब तक आप उस कार्य में निरंतर मेहनत करेंगे। अगर आप कार्य को छोड़ देंगे तो वह आप नंबर जो चाहते हैं वह मिल नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अपना कार्य एकदम निरंतर करते रहो ताकि आपका अच्छा स्कोर आवे। ठीक है? मैं डेली बाय डेली मैं पढ़ाने का कार्य करता हूँ, मैं डेली बाय डेली बताने का कोई कार्य नहीं करता हूँ। इसलिए मुझे आज लगा कि आज थोड़ा अच्छा दिन है, आज बता दिया जाए। इसलिए मैं आपको एक-एक बातों को मैं बता रहा हूँ कि पेपर भी बहुत नज़दीक आ रहा है, इतनी तेज़ गति से आ रहा है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि सर्वप्रथम पेपर जो कराया जाता है हिंदी का ही कराया जाता है और किसी भी विषय का नहीं कराया जाता है। और हम लोग का पहला पेपर है और पहले पेपर में अच्छा स्कोर करना है, तो आपको उस तरह से पढ़ना भी होगा। ठीक है? अब बातें बातें को विराम देते हैं और आइए अब जानते हैं इनके परिचय के विषय में और एक-एक बातों को जानेंगे और समझेंगे। तो अभी भी कोई विद्यार्थी ऐसा है जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि ताकि हम लोग का मनोबल और बढ़े और हम लोग का परिवार ऑनलाइन के माध्यम से और भी लंबा हो और अच्छे से पढ़ाई का आनंद उठा सकें आप सभी। तो आइए जानते हैं, सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे सुमित्रानंद पंत के संक्षिप्त परिचय के बारे में कि इनका जन्म काल और इनके माता संबंधित इनका लालन पालन किसने किया, उनके विषय में जानते हैं। तो आइए जानते हैं। सुमित्रानंद पंत जी का जो जन्म हुआ 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ और कहाँ पर हुआ है, तो इनका जन्म स्थान है अल्मेड़ा, अल्मोड़ा जिले के कसौनी ग्राम में। कौन सा गांव, देख लीजिए यहाँ पर कसौनी गांव है और कौन सा जिला है, तो अल्मोड़ा जिला है। ठीक है? अब जानिए, इनके पिताजी का नाम था पंडित गंगादत्त पंत। ठीक है? इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त, इनका जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है? इनका जन्म कहाँ पर, कौन से परिवार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार। यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया, मतलब लिखा नहीं हूँ। आगे जो भी इनके पूरा परिचय है उसमें मैं बताया हूँ। ठीक है? एक-एक बातें को। अब बताया, इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। ठीक है? और जब ये 6 दिन बाद इनकी जन्म होती है, 6 दिन के बाद इनकी माता का देहावसान हो जाता है। ठीक है? तब इनके लालन पालन जो करने वाली थी वो थी इनकी बुआ। ठीक है? इनकी बुआ के नाम के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है, बस इनका जो संबंध है वही दर्शा दिया गया है कि इनका लालन पालन इनके बुआ के द्वारा किया गया था। और इनका वास्तविक नाम के बारे में बताएं तो इनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त, अर्थात कहें तो सुमित्रानंद पंत जी का वास्तविक नाम जो है क्या है, गोसाई दत्त है। ठीक है? इनका वास्तविक नाम क्या है भैया, गोसाई दत्त है। भाषा के बारे में बात करें तो भाषा इनकी देख लीजिए, इनकी भाषा है सरल, सरस तथा सुकोमल और खड़ी बोली, यही इनकी क्या है, भाषा है। ठीक है? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव, देखिए मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ पूरा परिचय हर एक कवि की जो भी अध्याय में है, कि ताकि अगर कहीं पर दे दे, कहे कि भाषा है, या दे दे कि पंत जी की भाषा है और इस भाषा में कोई सरल भाषा दे दे और भी भाषाओं को इसमें दे दिया जाए। ठीक है? तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो कहेंगे कि अरे पंत जी का तो सरल भाषा है, हाँ लगा देंगे। अगर नहीं ही पढ़े रहेंगे तो कैसे जानेंगे कि उनकी भाषा क्या है। ठीक है? इसीलिए मैं सबका
भाषा और शैली पर ज़्यादातर फ़ोकस करके बताते जा रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव में अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर आपका आता है तो आप उसको कर जाओ, वो भी 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाए। इसलिए मैं पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है? अब आगे देखो शैली के विषय में, तो शैली में इनका चित्रमय है, संगीतात्मक है और मुक्तक है। और इनकी मृत्यु के विषय में संबंध बताएं तो इनका मृत्यु भैया 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। ये अब तक तो रहा हमारा ये इनका संक्षिप्त परिचय। अब इनके पूरे जन्म परिचय के विषय में जानेंगे और वो भी बहुत ही कम समय में जानेंगे। आइए समझते हैं और जानते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मेड़ा जिले के कसौनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत पंत तथा पंत धार्मिक ब्राह्मण थे। क्या थे? धार्मिक ब्राह्मण थे। वे कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष तथा अच्छे जमींदार थे। आइए इसको शुरू से समझते हैं क्या है भैया। कह रहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि, ठीक है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पेपर में पूछ दे या लिख दे कि प्रकृति के सुकुमार कवि हैं अज्ञेय, निराला, उपाध्याय और पंत जी। तो आप लोग पढ़े होंगे तो प्रकृति के सुकुमार किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। तो आप लोग ट्रिक कर देंगे। पहले मैं बताया हूं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ है भैया? कब हुआ है? यहाँ पर देखो कब है, 20 मई सन 1900 ईस्वी में। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 20 मई सन 1900 ईस्वी में। और कौन सा जिला? तो अल्मोड़ा जिले के, और कौन सा गांव? कसौनी नामक गांव में हुआ था। यानी सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सन 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मेड़ा जिले के कसौनी नामक गांव में हुआ था। और किसके यहाँ हुआ था? पंडित पंडित गंगादत्त जी के यहाँ हुआ था, जो एक धार्मिक ब्राह्मण थे। ठीक है, अब आगे जानते हैं इनकी माता के विषय में बात करें तो इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। आइए आगे जानते हैं। कह रहा है कि वे कौसानी राज्य के, यानी इनके पिताजी वे कौसानी राज्य के, ठीक है, कौन से राज्य के? कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष थे। ठीक है, कोषाध्यक्ष और अच्छे जमींदार भी थे। ठीक है, और इनके जन्म के विषय में बात करें अर्थात पंत जी के जन्म के विषय में, तो सुमित्रानंद पंत जी के विषय में, तो 6 घंटे बाद ही, 6 दिन नहीं 6 घंटे बाद ही इनकी माता का क्या हो जाता है? इनकी माता जी का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। यानी इनकी माता कौन है? सुमित्रा देवी। ठीक है, अब इनकी माता जी का देहांत हो जाता है तब इनके लालन पालन की बात आती है। तो इनका लालन पालन इनकी बुआ के द्वारा किया जाता है। अर्थात किसके द्वारा किया जाता है? इनकी बुआ के द्वारा, सुमित्रानंद पंत जी के बुआ के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। आइए देखिए इसमें और भी बातें दर्शाया गया है। कह रहे कि इस कारण इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो इनकी बुआ के द्वारा किया जाता है, यानी इनकी बुआ ने किया। पंत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वह अल्मेड़ा जिले में ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यानी 1 से कहे 12वीं तक। ठीक है, 1 से लेकर 12वीं तक की जो भी शिक्षा दीक्षा है इनकी अल्मेड़ा जिले में ही हुई। भूलेंगे नहीं इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया? तो इनकी बुआ के द्वारा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 6 घंटे की अवस्था में ही इनके जन्म होने के उपरांत इनकी माता जी का क्या हो गया? देहावसान हो गया। और इनकी माता का नाम क्या है? सरस्वती देवी है। पिता का नाम क्या है? पंडित गंगादत्त है। ठीक है, जो एक धार्मिक क्या है? ब्राह्मण है। ठीक है, आइए अब आगे जानते हैं। कह रहे कि पंत जी की कविता में जाने, पंत जी की कविता में बचपन से ही पंत जी की कविता में बचपन से ही इनकी क्या थी भैया? रुचि थी। ठीक है, और इसलिए इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें चिदम्बरा इनकी एक रचना है, इस पर इन्हें 1 लाख रुपए का क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और कितने रुपए मिला? तो 1 लाख रुपए मिला। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? पंत जी को। पंत जी का पूरा नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत। जन्म कब हुआ? 20 मई सन 1900 ईस्वी में। पिताजी का क्या नाम है? गंगादत्त। ठीक है, माता का नाम सुमित्रा देवी। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आगे हम लोग जानते हैं तो पंत जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की लंबे लंबे समय तक क्या किया? सेवा किया।
कौन से साहित्य सम्मेलन की? हिंदी साहित्य सम्मेलन की। लंबे समय तक इन्होंने क्या किया? सेवा किया। फिर कह रहे हैं कि कुछ दिन आकाशवाणी में भी काम किया, यानी रेडियो की बात कर रहा है। कुछ समय तक इन्होंने क्या किया? आकाशवाणी में भी काम किया। इसलिए इन्हें पद्म विभूषण से भी भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। कौन सी किस चीज से सम्मानित किया गया, किस चीज से अलंकृत किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और सन 1977 ईस्वी में, सन 1977 यानी 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में सरस्वती माता के इस लाल का क्या हो जाता है? स्वर्गवास हो जाता है, यानी देहांत हो जाता है। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में सरस्वती माँ का लाल का क्या हो जाता है? स्वर्गवास हो जाता है। यानी कि माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी ही तो था। अब आगे जानते हैं इनके कृतियों के विषय में। जाने तो इनकी कृतियां प्रमुख आती हैं, वीणा है, ग्रंथि है, ठीक है, ग्रंथि। उसके बाद से पल्लविनी है, चिदंबरा है, लोकायतन है, शिल्पी है, युगांत है और युगवाणी है और ग्राम्य है। ठीक है, ये तो अभी तक रहा हम लोग का पंत जी का परिचय के विषय में हम लोग अभी तक जाने। अब जानेंगे उनके अध्याय के विषय में। और उनका जो अध्याय है, सर्वप्रथम उनका अध्याय जो आता है हम लोग का, वो था उनका वो है क्या है? चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। चींटी का एक छंद है जो मुक्तक छंद है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, काव्यगत सौंदर्य में हमने दर्शाया भी होंगे। देखिए छंद में इनका कौन सा छंद है? ये मुक्तक है। ठीक है, कोई पूछेगा कि चींटी में कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे कि मुक्तक है। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं इनकी जो छंद है उसके विषय में पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, एक भाव के माध्यम से समझेंगे इसको। ठीक है, अब देखो, कह रहे कि चींटी को देखा, चींटी को देखा, यानी वो कहना चाहते हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा? क्या आपने कभी चींटी को देखा है? क्या कह रहा है? वह सरल बिरल काली रेखा, वह सरल बिरल काली रेखा, तम के आगे से जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांति, देखो ना किसी भांति, चींटी को देखा। अर्थात यहाँ पर कवि का कहने का क्या तात्पर्य है? वो कहना क्या चाहता है, हमें एक निर्देश क्या देना चाहता है? वह इस बात को वो बता रहा है। क्या बता रहा है? तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि चींटी को देखा, व्याख्या के माध्यम से समझते चलेंगे कि ताकि आपको उस चीज को अच्छे से समझ में आ जावे। इस पूरे जो छंद है, इसमें देखिए, इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है उसमें रस क्या है? तो शांत रस है इसमें। छंद की बात करें तो मुक्तक है, अलंकार की बात करें तो उपमा है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अनुप्रास अलंकार है। भाषा की बात करें इसमें तो साहित्यिक खड़ी बोली है और गुण की बात करें तो प्रसाद्य है। ठीक है, अब देखिए पहले पूरा पढ़ लिया जाए, उसके बाद इसका अर्थ समझ जाया जाए। कह रहा है कि चींटी को देखा, चींटी को देखा, चींटी को देखा, चींटी को देखा, वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल, तम के तागे से, तम के तागे मतलब क्या? एक धागा के समान। ठीक है, एक धागे के समान वह हिलती डुलती चलती है और वह अपने काम को पूरा कर लेती है। करके वह सरल बिरल काली रेखा, वह सरल बिरल काली रेखा, अर्थात कह रहे कि वह सीधी पतली, वह सीधी पतली और काली रेखा, कह रहे कि वह सीधी पतली काली रेखा जो काले धागे के समान, जो काले धागे के समान सरल बिरल यानी हिलती डुलती क्या हो रही है? हिलती डुलती चलती है। कभी आपने चींटी को सोते हुए देखा है? कभी चींटी को थकान होते हुए देखा है? वह हमेशा निरंतर चलती रहती है, वह अपने भोजन की तलाश में निरंतर मेहनत करती रहती है, वह कभी नहीं थकती है, वह अथक प्रयास करती रहती है अपने भोजन जुटाने में। और
और वह कभी भी अपने प्रयास को नहीं छोड़ती है। यही कवि एक निर्देश दे रहा है एक विद्यार्थी को कि हमें किसी भी काम को अगर करना है तो उसे निरंतर करना है। अगर मुझे पढ़ाना है तो आप लोग को निरंतर मैं पढ़ाऊंगा, तभी हमारा कुछ विकास हो सकेगा। अगर मैं एक दिन पढ़ाऊं और 2 दिन पढ़ाना ही छोड़ दूं तो हमारा विकास रुक जाएगा। उसी तरह से वह यहाँ पर कहना चाहते हैं चिट्ठी के माध्यम से कि हमें अपने कार्य को निरंतर करना चाहिए। अगर उस कार्य को आप बीच में छोड़ देते हैं तो वह कार्य हमारा पूरा नहीं होगा। ठीक है, वही बात को कह रहे हैं। आगे देखते हैं, समझते हैं कि क्या और बातें हैं। कह रहे कि तमके तागे जो हिलडुल कर, वह हिलडुल करके काली धागे के समान चलती है, चलती लगपत पल पल मिलजुल, यानी वह अपने पैरों को एक साथ मिलाकर चलती है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि वह पिपीलिका पाती देखो ना किस भांति, कन कन करके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, दल के दल से ना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। ठीक, देखो कह रहा है कि वह पिपीलिका पाती देखो ना किस भात, वह पिपीलिका पाती देखो ना किस भात, कन कन करके चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती बच्चों की निगरानी करती। कह रहा है कि गाय चराती धूप खिलाती और बच्चों की क्या करती, निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती, लड़ती अरे से तनिक न डरती, दल के दल सेना सवारती, दल की दल सेना सवारती, घर आगर जनपद बुहारती। आप कभी चींटी को देखे होंगे तो एक दो कहीं कहीं दिख रही होगी, नहीं तो जब वो चलती है तो एक सेना उनके पीछे चलती है। एक चींटी आगे से चल दी जिधर, वो उधर पीछे से एकदम एकदम लाइन बाय लाइन चींटी ही चींटी दिखी होगी आपको। ठीक है, तो वह एक क्या कह रहा है कि दल के दल सेना सवारती, अपने शत्रुओं से सामना करने के लिए वह क्या करती है, एक पूरे दल को ही तैयार कर लेती है, एक सेना बना लेती है लंबी चौड़ी। अब देखो आगे कह रहा है कि वह है पिपीलिका पात देखो ना किस भांति। देखो अब समझो, इसके पूरी व्याख्या रूप समझो और एक एक पद को समझो, एक एक पंक्ति को। और ये पहला समझते हैं, कह रहे कि चींटी को देखा, कह रहा है यहाँ पर चींटी की कर्मठता पर प्रकाश डालते हुए पंत जी ने, ठीक है, कहते हैं कि क्या आपने कभी चींटी को देखा है, क्या आपने कभी चींटी को देखा है। अब देखो आगे, क्या आपने कभी ध्यान पूर्वक चींटी को देखा है। अब देखो कह रहे कि वह सरल बिरल काली रेखा, वह सरल बिरल काली रेखा, तमके आगे से जो हिलडुल, तमके आगे से जो हिलडुल, चलती लगपद पल पल मिलजुल। अब देखो कह रहे कि वह सरल बिरल काली रेखा, इसको समझो तो वह सरल बिरल, कह रहे कि वह सीधी पतली काली रेखा जो काले धागे के समान, कह रहे काली रेखा, तमके तागे, तमके तागे, तागे मतलब धागा होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, धागा होता है। ठीक है, तमके तागे, तमके तागे मतलब भैया क्या कर रहा है कि जो धागे के समान, जो धागे के समान, हिलडुल, हिलडुल लिखा है ना, तो हिलडुल करके हिलती डुलती हुई, जो धागे के समान हिलती डुलती हुई, चलते लघुपद, लघुपद मतलब अपने छोटे पैर, यहां पर लिख सकते हैं छोटे पैर। ठीक है, कह रहे कि पल पल मिलजुल कर, अपने छोटे छोटे पैरों को मिला जुला करके क्या करती है, आगे धीरे धीरे बढ़ती है। वही देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अपने छोटे पैरों द्वारा, अपने छोटे पैरों द्वारा प्रतिपल, प्रतिपल यानी क्या, हमेशा, प्रतिपल मिलजुल कर क्या करती है, चलती है, मिलजुल करके चलती है। और फिर देखो वह है पिपीलिका पाती, यानी पाती मतलब होता है पंक्ति, पाती का मतलब देखो भैया क्या होता है, पंक्ति होता है। ठीक है, पाती का मतलब क्या होता है, पंक्ति, और पिपीलिका मतलब चिट्टी, पिपीलिका मतलब चींटी होता है, चींटियां होता है, बहुत सी चींटियां। ठीक है भाई, तो वही कह रहा है कि प्रतिपर मिलजुल कर चलती, वह चींटियों की पंक्ति है, वह है पिपीलिका पाती, पिपीलिका मतलब चींटी होता है। ठीक है, क्या होता है,
चींटी होता है तो कह रहे कि वह सभी चींटियों के साथ मिलकर चलती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर कि वह चींटियों की क्या है, पंक्ति है। वह चींटियों की पंक्ति है, देखो ना किस भांति। यही कह रहा है कि देखो ना भैया किस भांति, अर्थात कह क्या रहा है कि देखो ना ये चींटियां, देखो ना ये चींटियां किस प्रकार अपने कार्य में क्या कर रही है, निरंतर लगी हुई है, कन कन करके चुनती अविरत। थोड़े थोड़े करके आप देख रहे होंगे, कहीं भी मिट्टी को चुनती हैं, कहीं थोड़े थोड़े चावल का दाना भी गिर जाए तो उसको भी चुनती है ना। वही कह रहे हैं कि कन कन यानी थोड़ा थोड़ा की बात करें, कन कन करके चुनती अविरत। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि वह अपने लिए भोजन सामग्री एकत्र करने हेतु कठोर परिश्रम करती है। क्या करती है, वह कठोर परिश्रम करती है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि चींटियां किस प्रकार अपने कार्य में निरंतर लगी हुई हैं, वे अपने लिए भोजन सामग्री एकत्र करती हैं। चुनती अविरत मतलब अविरत मतलब एकत्रित करना, ठीक है भैया, एकत्रित करना, ठीक है। कह रहे हैं एकत्रित करना, किस प्रकार से वो अपने भोजन को क्या कर रही है, एकत्रित कर रही है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर, इतनी बातें समझ में आई सबकी। अब आगे देखो, कह रहे कि गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। यानी गाय चराती मतलब क्या, अपने काम को सही ढंग से पूरा करती। अपने धूप खिलाती यानी अपने बच्चों का देखभाल करती, ठीक है। बच्चों की निगरानी करती, अपने बच्चों को भी देखभाल करते हुए अपने बच्चों के भोजन के लिए अनेक प्रकार के कार्य करती। कह रहे कि लड़ती अरी से तनिक न डरती, कह रहे कि शत्रुओं से थोड़ा भी नहीं डरती है और लड़ जाती है। चाहे शत्रु बड़ा हो उनके लिए, चाहे छोटा हो, सभी मिलजुल करके एक साथ उन पर क्या पड़ती है, टूट पड़ती है। वही कह रहा है कि लड़ती अरी सी, अरी अरी यानी शत्रु, अरि यानी शत्रु की बात कर रहा है, अरि यानी शत्रु, ठीक है। कह रहे कि लड़ती अरि से तनिक भी न डरती, यानी शत्रु से थोड़ा भी, तनिक यानी क्या, थोड़ा, थोड़ा नहीं डरती है, डरती यानी घबराती, ठीक है, घबराती, थोड़ा भी क्या होती है, नहीं घबराती है। दल के दल सेना सवारती है, और क्या करती है कि दल के दल सेना को सवारती है, ठीक है। यानी एक साथ सभी चींटियां मिलजुल करके चलती है। आगे देख लो, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि वे अपने लिए भोजन सामग्री एकत्र करने हेतु क्या करती हैं, कठोर परिश्रम करती हैं, कठोर परिश्रम करती हैं। और एक एक कण को, कह रहा है ना यहाँ पर, हमने बताया ना, कण कण करके चुनती अविरत। कह रहे कि एक एक कण को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के, रुकावट के क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं, एकत्रित करती हैं। अविरत यानी एकत्रित करना, ठीक है, एकत्रित करती हैं। और फिर कह रहे हैं कि चींटियों की भी अपनी गाय होती हैं। चींटियों की क्या होती है, अपनी एक गाय होती है। कह रहे गाय चराती, चींटियों की भी एक अपनी गाय होती है, वे उन्हें भी चराती हैं। क्या कह रहा है, उन्हें भी चराती हैं, धूप खिलाती यानी अपनी गायों को चराती हैं, ठीक है। अब देखो फिर कह रहा है कि और यथा समय उन्हें धूप का सेवन भी कराती हैं। यथा समय उन सभी को धूप का सेवन भी कराती हैं कि ताकि ठंडा भी उन्हें न लगे। फिर कह रहा है अंडों बच्चों का देखभाल करती है। यहाँ पे कह रहा है ना भैया कि बच्चों की निगरानी करती है, अपने छोटे छोटे बच्चे और अंडों का भी देखभाल करती है। आप देखे होंगे चींटी तो उसके पीछे सफेद 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 देखे होंगे, या उसके अंडे ही होते हैं, ठीक है। उसका देखभाल करती रहती है और अपने कार्य में निरंतर लगी रहती है, अपने बच्चों का देखभाल करते हुए, ठीक है। वही कह रहा है कि यहाँ पे कह रहे कि लड़ती अरी से तनिक न डरती, कह रहा है कि शत्रु से थोड़ा भी नहीं घबराती है और लड़ जाती है, चाहे वो कितना भी बड़ा ही शत्रु क्यों ना हो, वह क्या करती हैं, लड़ जाती है। दल के दल सेना सवारती, बड़ी सी बड़ी सेना का निर्माण करती हैं। कह रहे कि घर आंगन बुहारती, घर आंगन जनपद बुहारती। आप देखे होंगे उनको कि सड़े गले पदार्थों को भी वो लोग चुनती हैं, मतलब बिनती हैं, ठीक है। इसलिए उनका घर आंगन क्या होता है, साफ होता है। आओ देखो समझते हैं। कह रहे कि तथा निडर होकर शत्रुओं से भी क्या करती हैं, भिड़ जाती हैं, लड़ जाती हैं। चींटियां दल के दल क्या करती हैं, सेना संवारती है
और बहुत सी गंदी चीजें भी उठाकर ले जाती हैं। बहुत से कह रहे हैं ना कि घर आंगन जनपद बुहारती, कह रहे कि बहुत सी गंदी चीजें भी उठाकर क्या करती हैं, ले जाती हैं, जिससे उनका घर आंगन क्या होता है, साफ कर देती हैं, जिससे उनका घर आंगन चमकता है, सुंदर दिखाई देने लगता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि इनकी जो यह पंक्ति है, जो यह छंद है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जिस भी विद्यार्थी को कहीं पे दिक्कत होगा तो कमेंट में दर्शाएंगे कि सर हमको यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आई है। बाकी सब मैं नोट कर ही दिया हूँ, यहाँ पे समझा ही दिया हूँ। अगर अभी किसी को दिक्कत हो रहा है तो फिर से बताना भाई, फिर से समझा दिया करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ संदर्भ में इस क्या लिखा गया है, क्या हमको लिखना है संदर्भ में। संदर्भ में देखिए, अगर संदर्भ में स्टार्टिंग में एक ही लिखना है, बाकी सब वही संदर्भ रहता है, संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हाँ यहाँ पर ये चींटी है तो यहाँ पर चींटी चींटी के बारे में दर्शाया गया होगा। ठीक है, और देखो चींटी शीर्षक है, और चंद्रलोक में प्रथम बार, तो चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से उद्धृत है। बस यही करना है, बाकी सब जो भी है देख लो। कह रहे कि प्रस्तुत पद्यांश कविवर सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित युगवाणी युगवाणी काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में क्या संकलित है, काव्य खंड में संकलित चींटी शीर्षक से क्या है, उद्धरित है। चींटी शीर्षक से उद्धरित है। अभी तक तो हम लोग इतनी ही बातें समझे और बहुत ही अच्छे से इसे समझने का प्रयास किए। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये भी जो भी चीजें हैं इसमें आपको कहीं से थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से आप लोग इस चीज को क्या किए होंगे, कंप्लीट तैयार किए होंगे। अभी भी जिस विद्यार्थियों को अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके दर्शा सकता है कि सर मुझे यहाँ पर ये चीजें नहीं समझ में आया है। बाकी मैं बता दिया हूँ, एक बार आप पुनः देख सकते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कसौनी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता पंडित गंगादत्त पंत जो धार्मिक ब्राह्मण थे। ठीक है, वे कसौनी राज्य के क्या थे भैया, कोषाध्यक्ष और एक अच्छे जमींदार थे। ठीक है, जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। इसलिए इनका लालन पालन किसने किया, इनके बुआ के द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो पंत जी की कविता में बचपन से ही रुचि थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें 1 लाख रुपए धनराशि से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ दिनों तक तो इन्होंने आकाशवाणी में भी कार्य किया, जिसके वजह से इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि पंत जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में लंबे समय तक क्या किया, सेवा किया। ठीक है, सन 1977 ईस्वी में यानी 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, अर्थात पंत जी का स्वर्गवास हो गया। कब, 1977। कब जन्म हुआ, 20 मई सन 1900 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया है। मैं आशा करता हूं कि इनका जो परिचय है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इनकी भी जो भी ये रचनाएं हैं इसको भी आप देख सकते हैं, पुनः देख लें ताकि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये ग्रंथि है भैया, वीणा ग्रंथि पल्लविनी चिदंबरा लोकायतन शिल्पी युगांत युगवाणी का ग्राम्या। तो यह चींटी कह रहा है कि किससे रचित है, तो युगवाणी से, युगवाणी काव्य संग्रह से यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित चींटी शीर्षक से लिया गया है। बाकी आप लोग को बहुत ही अच्छे से इसमें समझ में आया होगा। जिस भी विद्यार्थी को अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो बताएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार। देखिए अब आगे सुमित्रानंद पंत के हम लोग चींटी के बारे में एक छंद था उसको हम लोग पढ़े,
अब हम लोग जानेंगे इनका चींटी के जो चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है, यह इनकी एक छंद है। इसका दो तीन छंद है, उसको हम लोग जानेंगे और व्याख्या के माध्यम से समझते चलेंगे। और सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार, ठीक है, मानव ने किया पदार्पण। यानी अच्छा ये बताइए कि चंद्रलोक में सबसे पहले किसने कौन से ऐसे व्यक्ति है जो गया था, तो हम थोड़ा कमेंट में आप लोग दर्शाएं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बातों को। कह रहे कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनसूत निश्चय यह महान ऐतिहासिक क्षण, यह महान ऐतिहासिक क्षण। देखिए यहाँ पर महान है, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, महान ऐतिहासिक क्षण। भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, यानी सभी देश के लोग उस भूमि के विरोध में आए। और चंद्रलोक में जो प्रथम बार यानी चंद्रलोक पर यानी जो प्रथम बार जो जाने वाले व्यक्ति हैं, उनका नाम है नील आर्म स्ट्रांग। नील आर्म स्ट्रांग, ठीक है, इनको जानते होंगे आप लोग। वहां पर भूमि के विरोध के लिए बहुत से बड़े बड़े जो भी देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, ठीक है, जो शक्तिशाली देश हैं, उनके बीच क्या हुआ, वार्तालाप भूमि विरोध करने के लिए आई। इसमें जो भी चीजें हैं उनको समझते हैं, ताकि आप लोग को समझ में भी आता रहे, हम लोग पढ़ाई भी अपनी अच्छे से पूरा कर लें। कह रहे कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, यानी चंद्रमा पर पहली बार मानव वहां पर अपना कदम रखा। उसके बाद कह रहे कि छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, यानी छिन्न हुए, यानी क्या कह रहा है भाई, न- यानी इस घटना के साथ ही देश और काल से जुड़ी बाधाओं ने जीते जा सकने वाले बंधन छिन्न भिन्न होकर छिन्न भिन्न होकर क्या हो गया, बिखर गया। वही कह रहा है कि छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, वह क्या हो गया भैया, बिखर गया, अलग अलग देश से के लोग बट गए आपस में। अब देखो कैसे व्याख्या के माध्यम से समझते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए। कह रहे कि चंद्रलोक में प्रथम बार, देखिए, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, यानी यहाँ पर पंत जी कहते हैं कि आज नील स्ट्रांग, कह रहा है कि नील आर्म स्ट्रांग जैसे नील आर्म स्ट्रांग जैसे महान कवि क्या किए चंद्रमा पर अपने कदम को रखे। देखिए यहाँ पर जो नील स्ट्राम है, वो चंद्रमा पर पहली बार अपने कदम को रखे, ठीक है, यानी मानव ने किया पदार्पण, यानी चंद्रमा पर पहली बार किसी ने अपना पैर रखा चंद्रमा की भूमि पर, ठीक है। अब देखो आगे, वही कह रहा है कि आज नील आर्म स्ट्रांग, क्या भैया, आर्म स्ट्रांग जैसे मानव ने पहली बार क्या किया, चंद्रमा पर चंद्रमा पर अपने कदम रखे, ठीक है। इस घटना के साथ ही देश और काल, यानी समय की बात कर रहा है, समय से जुड़ी बाधाओं ने जीते जा सकने वाले जीते जा सकने वाले बंधन क्या कर दिया, छिन्न भिन्न होकर बिखर गए हैं। कह रहे हैं ना कि छिन्न
हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, छिन्न भिन्न होकर के क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। अब आगे देखिए, कह रहे कि दिग्विजयी मनसूत निश्चय यह महान ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन। यानी भूमि का जो विरोध है उसको शांत करने के लिए सभी देश के वासी क्या हुए, वहां पर एकत्रित आए। ठीक है भाई, देखो कैसे समझिए, यहाँ पर कह रहा है कि आज निश्चय ही मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर लिया है। यानी जो कभी विजय को हासिल नहीं कर पाए वह भी उसने मुकाम हासिल कर लिया है, दिग्विजय प्राप्त कर लिया है। कह रहे कि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षण सिद्ध होता है। कह रहा है ना कि दिग्विजयी मनसूत निश्चय यह महान ऐतिहासिक क्षण क्या हो गया, अब सिद्ध होता है कि कवि मंगल कवि मंगल कामना करता हुआ कहता है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध कह रहे हैं, भू विरोध कह रहे हैं भाई, भू विरोध हो शांति निकट आए सब देशों के जन। तो कह रहे कि कवि यहाँ पर कामना करता हुआ कहता है कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले समस्त विरोध शांत हो, सभी देशों के जन एक दूसरे के समीप आ जाएं। ठीक है, अर्थात आपसी में सौहार्द हो स्थापित करें, आपसी में भाईचारे वाला संबंध बनाए रखें। आपसी में भाईचारे वाला क्या कह रहे हैं कि संबंध आए सब देशों के जन, यानी वहां के प्रत्येक देश के लोग आए, लेकिन आपस में एक सौहार्द बनाए रखें, एक संबंध बनाए रखें। ठीक है, यही बात को दर्शा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, अब दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है, दूसरी यहाँ पर पंक्ति होती है। ठीक है, दूसरी पंक्ति आती है, कह रहे कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ तुम शुभ, नए चंद्र युग का भू को दे गौरव, फहराए ग्रह उपग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहे कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का आज संभव, यानी जो बहुत समय से, लंबे समय से सोचा जा रहा है कि चंद्रमा पर किस प्रकार से पहुंचा जाए, किस यंत्र के सहारे से पहुंचा जाए। ठीक है, तो वह अब सपना हमारा क्या हो गया है, साकार हो गया है। ठीक है, सभारंभ शुभ, नए चंद्र युग का भू को दे गौरव, यानी सभारंभ शुभ, नए यह चंद्र जो शुभ समय है, यह सुनहला क्या बोलेंगे, कह कि यह शुभ यानी मंगलकारी, कह कि यह चंद्र युग का यह मंगलकारी प्रारंभ पृथ्वी की गरिमा मंडित कर, यह कवि की शुभ कामना है। गरिमा मंडित कर, गौरव यानी कह रहे हैं गरिमा मंडित। ठीक है भाई, गरिमा मंडित करने की यह क्या है, कामना है। देखिए व्याख्या के माध्यम से समझते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए। कह रहे कि सारा संसार बहुत पुराने समय से चंद्रमा के बारे में क्या कर रहा था, सुनहले स्वप्न संजोया रखा था, देखा करता था। ठीक है, आगे देखो, कह रहे कि आज मानव ने चंद्रलोक में पहुंचकर मानव उस स्वप्न को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। कह रहे हैं ना, आज मानव ने उस स्वप्न को, जो स्वप्न को देख रहा था, उसे क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, और यही कह रहा है कि सभारंभ शुभ, नए चंद्र युग का भूत को दे गौरव, अर्थात कह रहे कि चंद्र युग का यह मंगलकारी प्रारंभ पृथ्वी के लिए क्या है भैया, गरिमा मंडित करे, यह कवि की शुभ कामना है, यह कवि की शुभ कामना है। अब आगे देखो, यहां तक तो हुआ हम लोग का शुभ कामना है। अब कह रहे फहराए ग्रह उपग्रह में धरती श्यामल अंचल, फहराए ग्रह उपग्रह में, यानी इस घटना से चंद्रमा तक पृथ्वी का संबंध जुड़ा हुआ है, अतः उसके फल स्वरूप पृथ्वी की गरिमा क्या हो रही है,
बढ़ रही है। अब उसके बाद कह रहा है कि फहराए ग्रह उपग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल यानी धरती का हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों सब जगह क्या हुए हैं भैया, फहराए, समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता प्रचुरता हो। और कह रहा है कि सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल यानी सुख संपत्ति इस संसार में सुख व संपत्ति की क्या हो, प्रचुरता हो, सबके अंदर सुख संपत्ति की प्रचुरता में वृद्धि हो, यानी सबके पास सुख समृद्धि आए, सभी सुखी रहे, सभी प्रसन्न रहे। ठीक है, इसी बात को कह रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा इधर हूँ ना। अभी अच्छा ऐसे देख लो, ऐसे समझ में आ जाएगा। कह रहा है ना भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कह रहा है कि सुख संपद, देखो थोड़ा ऐसे बताएंगे थोड़ा और अच्छे से आएगा समझ में। कह रहे फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। अब देखो यहाँ से कह रहे कि अब धरती का हरा भरा अंचल ग्रहों और उपग्रहों सब जगह क्या हो रहे हैं, फहराए गए हैं। सब जगह क्या हुए हैं, फहराए गए हैं। अब कह रहे कि सुख संपद यानी समस्त संसार भी, समस्त जगत यानी संसार, समस्त संसार भी सुखी और संपन्न बरसे जीवन मंगल यानी उसके जीवन भर क्या हो, वह सुखी और संपत्ति की प्रचुरता प्रचुरता हो। ठीक है, सुखी और संपन्नता की प्रचुरता हो। अब देखो आगे, आगे कह रहे अमेरिका सोवियत बने नव दिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। यानी अमेरिका क्या बने, सोवियत बने, रूस बने, नव दिक वाहन रचना के वाहन, और नए नए रचनाओं का निर्माण हो, नए नए कार्यों का निर्माण हो। देखो कैसे कह रहा है, कह रहा है कि और जीवन में कल्याण ही कल्याण हो, कवि की यही मंगल कामना है। ये तो बात हमारी यहाँ तक हुई। ठीक है, अब आया कि अमेरिका सोवियत बने नव दिक के वाहन। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि अमेरिका और रूस जैसे विशाल और शक्ति संपन्न देश दिशाओं की, ठीक है, दिशाओं की नई एवं श्रेष्ठ रचना के संवाहक बने, श्रेष्ठ रचना के क्या बने, संवाहक बने। और उसी प्रकार समस्त संसार के प्राणियों के जीवन मार्गों में समन्वय स्थापित हो, और सभी का मन क्या हो, विशाल हो और उदार बने। सभी देशों का मन विशाल हो और उदार बने, यही बात को कह रहा है। ठीक है, जीवन पद्धतियों की भेद समन्वित हो, विस्तृत मन हो, अर्थात कहना यह चाहता है कि सभी समस्त संसार के लोगों का मन उदार हो और एक संबंध में जुड़े रहे, और नई नई रचनाओं का निर्माण करें, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, उनके अंदर अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य सिद्ध हो, उनके अनेक प्रकार के कार्य सिद्ध हो, यही बात यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो इस छंद में जो आपकी काव्यगत सौंदर्य की बात आती है, तो काव्यगत सौंदर्य में रस जो आता है, वीर रस आता है। क्या आता है, वीर रस आता है। क्योंकि इस यहाँ भूमिका क्या है भैया, वो जब चंद्रमा पर कोई प्रथम बार गया है, तो वो तो पहली बार गया है, तो यहाँ पर वीर रस की कामना की गई। यहाँ पर भी चंद्रलोक में प्रथम बार यहाँ पर भी वीर रस आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो कह रहे कि छंद की बात करें तो छंद मुक्त है। अलंकार की बात करें तो अलंकार जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और भाषा के बारे में बात करें तो भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है। और गुण के बारे में बात करें तो गुण इनका ओज है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात आगे आती है, अब बात आती आगे है, थोड़ा हम लोग यहाँ पर आते हैं पहले वाले छंद पे। तो पहले वाला छंद में हम लोग का काव्यगत सौंदर्य क्या क्या दिया है, इसको भी देख लें। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य में रस आता है वीर रस, छंद में मुक्त
छंद मुक्त है, यानी विदाउट छंदहीन है, ठीक है, छंद नहीं है। फिर कि अलंकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। और भाषा की बात करें तो इसमें भी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। और गुण के बारे में बात करें तो गुण इसमें ओज है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो आगे हम लोग समझते हैं, हाँ, इसमें थोड़ा सा हम लोग संदर्भ के विषय में जान लें कि इसमें संदर्भ की क्या विशेषताएं बताई गई है। देखो, कह रहे कि प्रस्तुत पद्यांश कविवर सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित रीता रीता काव्य संग्रह है। क्या है यह, कौन सा काव्य संग्रह है? तो रीता काव्य संग्रह। पूछेगा कि चंद्रलोक में प्रथम बार काव्य संग्रह है रीता, और भी जो भी काव्य संग्रह है वो दे दे, तो आप लोग को रीता ही टिक करना है, ठीक है भैया। कह रहे काव्य संग्रह क्या है भैया? रीता है। काव्य संग्रह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से क्या है? उद्धृत है। शीर्षक से क्या है? उद्धृत है। अब आगे जाने इनकी व्याख्याओं के विषय में हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, इनका अंतिम इनकी जो पंक्ति है, अंतिम जो छंद है, उसके विषय में जानेंगे कि वो क्या है भैया, ठीक है। उसके विषय में आइए जानते हैं और समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए, कह रहे कि अणु युग अणु अणु युग बने धारा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन सृजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। धराचंद्र धराचंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन हृदय सिंधु में उठता है स्वर्ग की ज्वार देख चंद्रानन। अर्थात कहना क्या चाहता है यह, यहाँ पर कवि कहने का इसका यहाँ पर क्या तात्पर्य है, इस बात को हम लोग समझे व्याख्या के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पंत जी की कामना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव के लिए क्या है? कल्याणकारी हो। मानव के लिए कल्याणकारी हो, अर्थात कह रहे कि अणु शक्ति का प्रयोग, यहाँ पर अणु शक्ति प्रयोग का प्रयोग मानव संहार के लिए न होकर, मानवों का संहार न होकर के मानवों के कल्याण के लिए हो। वही कह रहा है कि अणु युग बने धरा जीवन हित स्वर्ग सृजन का साधन, यानी जो विज्ञान उस कार्य के लिए सिद्ध हो, उस चीज के लिए जो कि इंसान की लंबी उम्र की बात कर रहा है, लंबी उम्र का विकास हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मानव कल्याण के लिए हो, ठीक है। अर्थात देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे कि अणु शक्ति का प्रयोग मानव संहार के लिए न होकर के मानव के कल्याण के लिए हो, यानी मानवों का विनाश के लिए न होकर के उनके कल्याणकारी सिद्ध हो। अब देखें आगे जाने, कह रहे कि मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। मानवता ही सबसे, देखिए मानवता ये जैसा कोई अच्छा धर्म कोई है ये नहीं है। अगर रास्ते में अगर किसी को चोट लगे, आप उसका उपचार कर देते हैं, तो वह मानवता का धर्म होता है। वही कह रहे हैं कि मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। अर्थात यहाँ पर कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी, कह रहे कि विकास से संसार की आपसी द्वेषों का नाश हो जाए और उनके स्थान पर सद्भावना और मातृ प्रेम का उदय हो जिससे यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए। स्वर्ग के समान क्या हो जाए? सुखी और संपन्न हो जाए। ये पहले का ही है कि स्वर्ग सृजन का साधन, ठीक है, स्वर्ग के समान क्या हो जाए? सुखी और संपन्न हो जाए। हम लोग को ये बताना है कि मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र के आत्मार्पण, यानी मानवता ही विश्व का कल्याणकारी सिद्ध होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मानवता ही इस विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ बताया गया है कि मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। अर्थात कहना चाहता है कि यह अणु युग पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बने। यह अणु युग पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का क्या बने? साधन बने। और कह रहे कि मानवता ही केवल इस संसार में
एक सत्य है। मानवता कह रहे कि मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, यानी मानवता ही इस संसार में एक सत्य है। अन्य वस्तुएं तो अन्य वस्तुएं तो मिथ्या है, अर्थात क्या है, झूठी है। ठीक है। अब देखो आगे, फिर इसमें बताया गया है कि सच्ची मानवता के लिए सभी राष्ट्रों को अपनी स्वार्थ भावना त्याग देनी चाहिए। ठीक है। और उसके प्रति क्या करना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। उसके प्रति क्या कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यानी पृथ्वी पर सभी लोगों को क्या कर देना चाहिए, आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, एक दूसरे से मेल मिला करके रहना चाहिए। इसी बात को कह रहा है। फिर देखिए अब कह रहा है कि धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, यानी कह रहे हैं कि यह पूरे संसार में, यह पूरे संसार में पृथ्वी पर विभिन्नता राष्ट्रों के बीच के भेदभाव की खाई समाप्त होगी और विश्व में मानवता का साम्राज्य होगा। और विश्व में क्या होगा, मानवता का प्रसिद्ध पुरातन, जगत प्रसिद्ध पुरातन कह रहे कि मानवता का साम्राज्य होगा। फिर कह रहे हैं कि हृदय सिंधु को उठता स्वर्गिक ज्वर देख चंद्रानन, यानी यह इस दृश्य को देख करके उनका, कवि का हृदय भी प्रफुल्लित हो उठता है। ठीक है। इस दृश्य को देख करके कवि का यानी पंत जी का हृदय भी क्या हो जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है। ठीक है। अ, बहुत ही अच्छे से हम लोग इस चीज को समझे, इस पैटर्न को समझे हम लोग। ठीक है। अब आप इसी तरह से, इसी जैसे हमने बताया है वैसे ही आपको इसको अध्ययन करना है भाई। ठीक है। आप घर पे जा करके अगर किसी को नोट करना होगा तो जो भी वीडियो को पोस्ट करके क्या बोलते हैं, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि क्या हमने बताया, 2-3 बार, 3-4 बार। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो कमेंट करें कि सर ये चीजें हम लोग को समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा इस चीज को हम लोग को बता दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई बंधुओं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को इतनी बेस्ट बनाइए, इतनी बेस्ट बनाइए कि ताकि पेपर में बैठो तो समय कम लगे, समय कम लगे और आप लोग सबसे पहले करके बैठ जाओ। ये नहीं कि एक आध क्वेश्चन छोड़ करके, नहीं, पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करके और उसके बाद से क्या करो, हल कर तब जाके बैठ जाओ। ठीक है। अच्छे से पूरे को करिएगा, इस पे क्वेश्चन बनाइएगा, इस पे, इस पंक्ति पे क्वेश्चन बनाइएगा और समझिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब उसे फिर से ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कहिएगा सर ये वाला हम लोग को पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए एक अलग क्लास आप लोग को ले लेंगे। ठीक है। संडे को, हाँ, संडे को एक अलग क्लास, 7 बजे वाला क्लास तो वो चलता ही चलता है, लेकिन एक अलग से क्लास आपको सुबह में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि ये चीजें देखिए, जितने भी पद्यांश में मैं पढ़ाया हूँ, जो भी चीज आप लोग को कहीं पैटर्न में फंस रहा है कि सर मुझे यहाँ से ये चीज में दिक्कत है, तो मैं उस पे उस चीज को मैं बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग को अच्छे से वो चीज समझ में आ जावे। तो आप ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, गाते रहें। ठीक है। और कुछ भी कहें या ना कहें, मुस्कुराते रहें। हाँ, अब हम लोग के चैनल के चैनल के ग्रोथ के लिए आप ही लोग पर निर्भर हैं। हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कार्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, साझा करें और उन सभी को बतावें कि हम लोग की क्लासेस अभी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, आप लोग एक आध क्लास को आप देख सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो जुड़ सकते हैं भाई। और मैं यहाँ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही 1 तारीख हम लोग की आ रही है, फरवरी की 1 तारीख, उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि अनसॉल्व्ड पेपर जितना होगा 21 से लेकर 25 तक का, यानी 2021 से 2025 तक में जितने क्वेश्चन आए हुए होंगे उन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है। कि ताकि उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे तो पेपर में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर एक आध कहीं इधर उधर से पूछ देगा तो हम लोग स्कूल में, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे तो वो चीज को भी आप लोग कर देंगे। तो कहीं भी एग्जामिनर कितना भी जोर लगा ले, किधर भी दाएं बाएं कर ले, वो बचेगा नहीं। हाथे चढ़ गया है तो भैया वो बचेगा नहीं, हम लोग को अच्छा नंबर लाना है। ठीक है। इसी बात पे 2-3 बार मुस्कुरा दीजिए।
ठीक है? मुस्कुराने से दुःख कम होता है, मुस्कुराने से भैया दुःख कम कम होता है, ठीक है? और पढ़ने में भी मज़ा आता है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, जो पढ़ने में आप लोग को जो चीज़ें समझ असुविधा हो रही है, उस चीज़ को क्या करो कि लिख-लिख कर के पढ़ा करो। वो चीज़ें बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है? और बात रही हिंदी की, तो हिंदी बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक है? अगर फिर भी अगर कोई भी विद्यार्थी को ऐसा लगे कि नहीं सर हमें नहीं आ रहा है, आप एक बार पुनः उस चीज़ को बता दीजिए, तो मैं उसमें भागने वाला नहीं हूँ कि नहीं बताऊँगा। उसको पूर्णतः आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग जुड़ते रहिए। अभिषेक स्टडी ज़ोन पर आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। मैं पाठक सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माँ भारती।